नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो लेक्स के फॉर्मेशन देखेंगे तो कई प्रकार से होते हैं, जैसे वोल्केनिक लेक्स होती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से फॉर्म हुई लेक्स है। तो यहाँ पे हम दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो वूलर लेक जो है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इस लेक में जो इसका वाटर का सोर्स है ये झेलम रिवर है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थियरी होती है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उनकी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ की वजह से इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है, यही आपसे पूछा गया था। अगले प्रश्न में देखिए कि एमजी रानाडे निम्न में से किस संगठन से संबंधित नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड में देखेंगे तो कई सारे एसोसिएशंस इस तरीके के जो सोशल रिफॉर्म से संबंधित थे स्थापित किए गए। तो यहाँ पे एमजी रानाडे जी जो थे ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, इन तीनों से संबंधित है। सेवा सदन जो है इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं थे। सेवा सदन जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1885 में। ठीक है, एक जो है पारसी सुधारक थे जिनका नाम था बहराम जी मालाबारी, है ना, इनके द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था, जिसमें कि जो वही समाज के जो पिछड़े और दबे कुचले लोग थे उनके उत्थान की बातें की जाती थी, स्पेशली जो वुमेन थी और जो फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज या विडोहुड कराया जाता था, इन सब के सुधार के लिए इसको स्थापित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्न में से किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अप्रैल 1919 का हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो इसी के जो है विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, इन्होंने इसको त्यागा था। और ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज़ करेंगे। ये बताइए किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी इसी संदर्भ में। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो अपने आप में ये सारे सेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देखेंगे सुमेलित जो नहीं है 1922 का जो गया अधिवेशन है बिहार का, इसके अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो ऑप्शन हम जो है सी को चूज़ करेंगे। निम्नलिखित समाज सुधारक संगठन और उनके स्थापना वर्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है। परमहंस मंडली जो है 1869 में नहीं, 1849 में इसको फाउंड किया गया था महाराष्ट्र में। दाडोबा पांडुरंग जो थे, है ना, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं इनके द्वारा। बाकी के ऑप्शंस ठीक हैं, इसको चूज़ करेंगे हम। मध्यकाल में प्रयोग होने वाला रहट क्या होता था। ठीक है, तो एक टर्म है रहट, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कई बार पूछा गया है। बेसिकली जो कुआं वगैरह उस टाइम पे काफ़ी होते थे, तो उनके थ्रू जो सिंचाई में एक प्रयुक्त टेक्नोलॉजी होती थी, इसी का नाम है। ठीक है, एक इरिगेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ऑप्शन सी। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। M.N. रॉय जो थे ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के भारत में जो है सबसे प्रणेता रहे आगे, और इन्होंने ही सबसे फर्स्ट टाइम जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखा 1934 में। ठीक है, आपने पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा यहाँ इंग्लिश में करेक्शन है, MRN लिखा हो गया है। ठीक है, M.N. रॉय इनका नाम था। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पन कल्चर के अगर हम फीचर्स को देखें तो यहाँ पे रेड ब्लैक पॉटरी जो है ये मिलती है, टेराकोटा मूर्तियाँ मिलती हैं, है ना, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स जो हैं ये ऑब्वियस सी बात है मिलती हैं। मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, यानी कि धात्विक धन जो होता है, इसलिए इसको चुनेंगे हम।
निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में प्रतिरोध का प्रभार संभाला था? ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट पे अलग अलग जो स्थान है वहाँ पे जैसे हम भारतीय जो हमारे योद्धा रहे उसमें उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसी में ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल इंचार्ज थे उस रिवोल्ट को रोकने के लिए, है ना, तो इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है। तो झांसी में देखेंगे तो ह्यूग रोज जो है ये हुआ करता मतलब था उस टाइम पे। ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। इसने ही जो झांसी का ये रिवोल्ट रहा वहाँ पे इसको सप्रेस करके बाद में जून 1858 में ग्वालियर को इसने कैप्चर किया। और देखेंगे तो जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है और इधर बुंदेलखंड का रीजन जो है मैक्सिमम ये ब्रिटिश कंट्रोल में इसी के अंडर में लाया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बर्लिन कमेटी जो बनाई गई थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1915 में, ठीक है, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन ए। निम्न में से किसके तहत बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था? ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है यहाँ पे ये प्रावधान किया जिसमें ये सारे एरियाज जो हैं वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में आए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा हमारा। जितने भी एक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं इनके सारे प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हमको ये बताना है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वायरमेंटलिज्म और पीस के क्षेत्र में कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो ये स्थित है एम्स्टर्डम में। ठीक है, जो कि नीदरलैंड्स में है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है हमको ये बताना है। तो जितनी भी विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची है ना, इससे संबंधित है या फिर जितनी भी रेयर हमारी स्पेशीज़ होती हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड जितनी भी हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली जो हैं, इनकी सूचना रेड डेटा बुक से हमको मिलती है। इसमें जितनी भी ऐसे समझिए स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एज वेल एज जो फंगाई होते हैं, है ना, उससे भी संबंधित इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। ऑप्शन बी को हम चूज़ करेंगे। और जो प्रोवाइड किया जाता है रेड डेटा बुक ये बेसिकली एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN के नाम से जिसको आप जानते हैं, इसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। और IUCN की स्थापना भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ, जो कि 1964 में हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा NGT है, ठीक है, तो इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो वर्ष 2010 में गठित NGT जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला ये आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, है ना, तो उसी क्रम में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे हम। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है कितना होता है? ठीक है, तो जो एक येलोइश फ्लूइड हमारे ब्लड में कह लीजिए ये पाया जा रहा है, जिसको आप प्लाज्मा के रूप में जानते हैं, तो इसका कंटेंट जो हमारे ब्लड में है दिस इज़ अराउंड 55%। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है बृहद संहिता के लेखक कौन थे? ठीक है, तो एक पुस्तक जो है बृहद संहिता वैदिक काल से संबंधित, इसके लेखक हैं वराहमिहिर। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, कितने वर्षों तक, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने ऊपर रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा था IUCN का, तो उसी क्रम में समझें कि कोई भी एक स्पेशीज़ जो है उसको एक्सटिंक्ट हम कब मान सकते हैं कि विच इज़ नॉन सीन इट्स नेचुरल हैबिटेट ओवर द 50 ईयर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है इसको चुना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे IUCN रेड सूची में घोर संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज़ के रूप में जो है लिस्ट नहीं किया गया है? ठीक है, तो जैसे IUCN की हमारी रेड लिस्ट में कैटेगरीज होती हैं, आपने एनवायरनमेंट में अपने सेक्शन में पढ़ा होगा, जैसे वल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, और तो इस प्रकार की कैटेगरीज है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें असम रैबिट जो है ये हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में नहीं है। ठीक है, तो इसको चुनेंगे हम। अगला है डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, यह क्या है? ठीक है, तो ये एक बेसिकली हमारा मरीन मैमल है यानी कि स्तनधारी है। ठीक है, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, मतलब वही कि ओवर द 50 ईयर्स ऑफ टाइम दिस इज़ नॉन सीन इज
इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है? ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ है ना, प्रोटोजोआ वाली डिजीज़, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो डिफ्थीरिया जो है ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, जिसमें कि हमारा नोज़ और जो थ्रोट होता है ये इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी को हम चूज़ करेंगे यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पृथ्वी पर सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें लार्जेस्ट ग्रुप वाइज ऑन द अर्थ, तो सबसे ज़्यादा तो कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी संख्या है। अब डॉक्यूमेंटेड कीटों की बात करें तो मोर देन 1 मिलियन कीट जो हैं अभी तक डॉक्यूमेंटेड हैं, पर इनकी संख्या जो है इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज़ करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र का एलिमेंट जो है किससे बना होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा आयन होता है जिससे घरों में हम प्रेस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के उसको हीट करने वाला जो हमारा एलिमेंट है उसी से वो हीट जनरेट होता है उसका सरफेस। तो एलिमेंट जो हमारा मेटल जो इसमें यूज़ होता है वो नाइक्रोम यूज़ होता है, ठीक है, पहले भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखें, ऑप्शन सी। अगला देखें, विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है? ठीक है, द इनविजिबल रेज विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स है ना, रेडिएशन, कन्वेक्शन है ना, जो भी इस तरीके एडवेक्शन, तो ये सारे जोग्राफिकल टर्म्स जो हैं आप इसको पढ़िए, सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो हमारे हीट ट्रांसफ़र हो रही है इनविजिबल रेज के फॉर्म में, तो ये इंफ्रारेड होती हैं, यानी कि अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, एक वंशानुगत बीमारी है और ये किसको प्रभावित करती है? ठीक है, तो बेसिकली हेरिडेटरी डिजीज़ है, वन जनरेशन टू अनदर ये ट्रांसफ़र हो जाती है कई कई फैमिलीज़ में देखेंगे। तो जिसमें थैलेसीमिया में हमारा जो प्रभावित होता है शरीर का भाग वो हमारा ब्लड होता है, यानी कि रक्त, है ना, तो ब्लड से संबंधित ये बीमारी है, ऑप्शन सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस जो है लॉन्च किया गया है हमारा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया गया है आप इसको हमको कमेंट करके बताइए जरा। इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस द्वारा 46वां सिविल अकाउंट्स दिवस किस दिन मनाया गया अभी हाल ही में? ठीक है, तो एक सेंट्रल सर्विस है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, तो उनके द्वारा अभी जो है ये सिविल अकाउंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2022 में 46वां सिविल अकाउंट डे मनाया गया है 2 मार्च को, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। हाल ही में आईआईटी मद्रास और किस संस्थान ने संयुक्त रूप से भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन की मेज़बानी की है? ठीक है, तो जो है ये समिट अभी मतलब जो सम्मेलन हुआ है ये आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके सहयोग से हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको ऑर्गेनाइज करने का, तो ये बाई एनुअल इवेंट है, 2 साल में एक बार होता है, जिसमें ग्लोबल मरीन रिसर्चर्स जितने हैं उनका एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट था इसमें। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना शुरू करने की जो घोषणा है उसको किया है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट बैंक सखी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टेट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स जो होते हैं उनको ओपन करने में सहायता मिले, एक डोर स्टेप सर्विस मिले लोगों को। ठीक है, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी सिविल डिफेंस में जो भी कर्मचारियों ने अपनी जो अपने प्राण गंवाए हैं, ठीक है, लोगों की सुरक्षा के लिए, तो उनको जो है एक तरीके से सम्मान देने के लिए इस डे को ऑर्गेनाइज मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, है ना, प्रतिवर्ष 1 मार्च को। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में प्ले पास सर्विस लॉन्च की है? ठीक है, तो बेसिकली प्ले पास सर्विस या सब्सक्रिप्शन इसको कह लीजिए, ये गूगल का एक जो है इनिशिएटिव है, इसको शुरू किया है गूगल ने। और इसके अंतर्गत बेसिकली जो गूगल का प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे जितने भी यूज़र हैं भारत के अंतर्गत उनको लगभग 1000 मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं, या मोबाइल एप्लीकेशंस या गेम्स कह लीजिए, तो उनमें जो भी है विदाउट ऐड, है ना,
बिना किसी इन ऐप परचेज़ या फिर किसी पेमेंट या सब्सक्रिप्शन के बिना उसको यूज़ करने की जो है एक सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो इसी से संबंधित था ये, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में, जो कि राष्ट्रपति भवन है, में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया अभी हाल ही में, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंशियल स्टेट कह लीजिए उसको, तो वहाँ पे आरोग्य वनम जो है एक न्यूली डेवलप किया गया एक एरिया है, ठीक है, उसी स्टेट के अंदर। उसको भी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 5 मार्च 2022 को जारी बजट में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, ठीक है। तो अभी चाइना ने अपना बजट जो है वो प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने अपने डिफेंस सेक्टर का जो बजट है उसमें 7.1% की जो है वार्षिक वृद्धि की है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपसे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं कि इस समय लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश ऐसा कौन सा है जो अपने डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत के बजट का कितने प्रतिशत जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए एलोकेट किया गया है अभी लेटेस्ट बजट इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के में, ठीक है। इन दोनों प्रश्न के उत्तर ज़रूर बताइए आप। अगला है जम्मू कश्मीर के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट जो कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी एलोकेट किया गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है, इन्होंने ही इस बजट को प्रस्तुत किया है, ठीक है, फॉर द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे अमाउंट भी ध्यान रखिएगा, 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे जो हैं किसने दिए थे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो जो है यहाँ पे कई सारे स्लोगन्स अलग अलग जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा दिए गए। तो ये दोनों स्लोगन्स जो हैं हमारे दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल यूपीएससी की किसी परीक्षा में भी ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को। इनमें से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल की थी, ठीक है। तो सेशन जो 1938 का है हरिपुरा सेशन, यहाँ पे इलेक्ट हुए थे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा जो है कब हुआ, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस लेड जो आज़ाद हिंद फौज रही, इसके ऊपर जो केसेस वगैरह हुए ये 1945 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, जिसके ट्रायल्स यहाँ पे लाल किला दिल्ली में हुए थे। ये सब हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अब चूंकि यहाँ पे हमको मैक्सिमम फैक्ट अब कवर करने हैं तो हम उसी प्रकार से इसको अब देखते चल रहे हैं। अब यहीं पे देखिए कि आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों की वकालत जो है इनमें से किसने की थी, मतलब कि किसने डिफेंड किया था आज़ाद हिंद फौज को, इंडियन मेंबर्स जो थे, है ना, या उनके एडवोकेट कौन रहे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, है ना, ये सब प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उस समय के, इन्होंने डिफेंड किया था। तो हम डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो कि सिंगापुर में हुई थी तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ष पूछा जा रहा है, ये हमारा है 1942 अक्टूबर। फिर है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान को कब संभाला, ठीक है। तो इंचार्ज हुए ये आज़ाद हिंद फौज के फाउंडेशन के नेक्स्ट ईयर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था, ठीक है। तो जो वुमेन्स रेजिमेंट थी आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था इनमें से, ठीक है। तो देखेंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म होने के उन्हीं के बीच में से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 सितंबर, मतलब 2 सितंबर को, ठीक है। तो ये डेट भी याद रखिएगा। अंतरिम सरकार के सदस्यों और उनके विभाग जो हैं दिए हुए हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लियाकत अली जो स्वास्थ्य का विभाग लिखा हुआ है ये हमारा गलत है।
इसमें देखेंगे तो लियाकत अली का डिपार्टमेंट था फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देखते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था उसके सदस्य थे, वहाँ से इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये इस क्वेश्चन में सुमेलित नहीं था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष विस्काउंट वॉवेल थे, इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे ये बताना है आपको, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट के अगर वाइस प्रेसिडेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो रहे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट होगा। देखिए ये सारे जितने भी प्रावधान हैं डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा, तो अभी हम उसको रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, तो इसीलिए इसी तरीके से कवर करेंगे। भारत को 2 भागों में बांटने वाली माउंट बैटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी ये बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 डोमिनियन स्टेट्स फॉर्म करने के लिए माउंट बैटन प्लान जो प्रस्तुत किया गया भारत के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा 1947 में, ठीक है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जून 3, ठीक है। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी ये डेट हमको बतानी है। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफॉर्मेशन जब ब्रिटिशर्स से भारत में आई तो यहाँ पे उसी क्रम में 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा और इस वीडियो को भी अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।